हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। इस सेशन में बच्चों अपन बात करने जाएंगे सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसका मैं आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? इनसे पिछले सेशंस जितने भी मैंने लिए उसमें फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया द लिविंग वर्ल्ड। जिसने नहीं सुने अभी जाके जस्ट उनको कम्प्लीटली सुनना है ध्यान से। एनसीईआरटी 100% कवर करी है मैंने हर जगह से। बोर्ड्स हो चाहे नीट हो, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से फंसेंगे, गारंटी है मेरी। क्लियर है? बस शर्त यह है आप इन सेशंस को ध्यान से सुने और एनसीईआरटी को मेरे अकॉर्डिंग 15 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो दिक्कत है। क्लियर है? चलिए शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में बच्चों अपन पढ़ने जाएंगे किंगडम्स के बारे में, थोड़े बहुत का 5 ही हैं। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये असल में जो 5 किंगडम्स बनाए हैं ये थे आर.एच. विटेकर साहब का। ये असल में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था ये आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में जो क्लासिफिकेशन किया था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. विटेकर साहब ने। बट स्टार्टिंग से ही हमें क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में हमें कुछ और क्लासिफिकेशंस मिले थे जो धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया। बाद में नई नई नॉलेजेस क्रिएट होने लगी, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करने लगे साइंटिस्ट, और अल्टीमेटली आर.एच. विटेकर साहब का ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। आज तक रिसेंटली यही माना जा रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो पहले थे वो किस बेसिस पे रखे गए? जो ये कैरेक्टर है, ये मतलब ये क्लासिफिकेशन है, ये किस बेसिस पे रखा गया? ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ये आज का जो पहला सेशन है इसमें इंट्रो चलेगा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि असल में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया। क्लियर है? और जो साइंटिस्ट हैं एक दो ही उनके नाम बताऊंगा, उनके अकॉर्डिंग कितने कितने क्लासिफिकेशन किस तरीके से और किस बेसिस पे हुए थे, कि साइंटिफिक बेसिस थे या नॉर्मल हमारी नीड के अकॉर्डिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने जाऊँगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद अपन शुरू करेंगे, एक एक करके किंगडम लेंगे। पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बेटा आगे के 2 चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्शन है डिटेल में, प्लांटी का 3rd चैप्टर और एनिमेलिया का 4th चैप्टर। इनके बारे में मैं केवल इंट्रो थोड़ा छोटा सा बता दूंगा, बट मेन जो 3 किंगडम पढ़ने जा रहे हैं अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेंस, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेन इन दोनों का केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इनके अगले जो 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं उसमें सारी बातें होंगी। क्लियर है? चलिए शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. जैसे ही सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ तो वहाँ उस ड्यूरेशन में बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस या चांसेस हो रहे या एक्सपीरियंस ले रहे थे लोग क्लासिफाई करने के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी तरीके से क्लासिफाई करने लग गए, अटेम्प्ट्स कर रहे थे, कुछ फेल हुए, कुछ पास हो गए। तो वही चीज़ें, सब लोग अपना अपना काम पब्लिश करना शुरू हो गए थे कि इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे या इस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा XYZ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक। शुरू में जब अपन ये बात कर रहे थे, जो साइंटिफिक क्राइटेरिया कोई नहीं पता था इन लोगों को, बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। तो जो पहला इनिशियल क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे? कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जो हमारे काम की चीज़ें उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था। किस बेसिस पे? हमारे खाने के बेसिस पे, शेल्टर के बेसिस पे और क्लोथिंग। कौन से ऑर्गेनिज्म खाने के तरीके से यूज़ करेंगे, किसको हम घर बनाने के लिए जहाँ पे हम शेल्टर लेंगे उसकी तरीके से यूज़ करेंगे, और किन ऑर्गेनिज्म से हम कपड़े बनाएंगे। तो ये 3 यूज़ थे प्राइमरी, जो ऑर्गेनिज्म हम लोगों की ज़रूरत के थे, जिसके बेसिस पे हमने बाकी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, केवल अपनी नीड के अकॉर्डिंग करा था। क्लियर है? बट सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस सोचा वो थे एरिस्टोटल। कौन थे बच्चों? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब ये भी पूरा साइंटिफिक बेसिस नहीं थे, बट
इन लोगों के कंपैरिजन में तो इनका जो रिलेशन था, जिस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल पे बात करी इन्होंने। क्लियर है? अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी वो देखना। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन्होंने केवल सिंपल से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने प्लांट्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, किसको हम ट्री बोलेंगे, किसको श्रब्स बोलेंगे और किनको हर्ब्स बोलेंगे। क्लियर है? तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। क्लियर है? इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया, कुछ ऐसे जिनके ब्लड रेड ब्लड था और कुछ ऐसे थे जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। तो रेड ब्लड वालों को इन्होंने नाम दिया, मेरे ख्याल से आपने ये दोनों टर्म सुने होंगे, इनेमा एंड एनेमा। क्लियर है? इनेमा एंड एनेमा ये होते हैं जिनके पास होता है रेड ब्लड, और ये जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता। ये वो हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता और ये वो हैं जिनके पास रेड ब्लड होता है। तो इन्होंने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया? ट्री, श्रब्स और हर्ब में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके पास लाल खून रेड ब्लड था और कुछ ऐसे जिनके पास रेड कलर का ब्लड नहीं था। तो इनेमा एंड एनेमा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एरिस्टोटल की बात चली, थोड़े बहुत टाइम तक तो चल गई ये बात, बट आगे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी तो इनका भी हटा दिया गया क्लासिफिकेशन। इसके बाद है लीनियस। तो लीनियस के टाइम पर बेटा इन्होंने 2 नाम दिए। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनके टाइम पे 2 किंगडम सिस्टम का या क्लासिफिकेशन सिस्टम पॉपुलर होने लग गया। कौन कौन से किंगडम बोले? इन्होंने प्लांट और एनिमल 2 किंगडम बना दिए। ये पेड़ पौधे हैं और ये जानवर हैं, एनिमल और प्लांट्स। क्लियर है? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? लीनियस के द्वारा। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें 2 किंगडम की बात करी, इन्होंने केवल प्लांटियन एनिमेलिया। क्लियर है? वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट किंगडम में प्लांटी, सारे प्लांट्स, और एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स। क्लियर है? दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली। अभी तक बहुत थोड़े टाइम पहले ही इसको, जब आर.एच. विटेकर साहब आए तो तब तक फॉलो कर रहे थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। क्लियर है? बट इस सिस्टम में कुछ दिक्कतें थी, तो वही मैं दिखा रहा हूँ। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था किसमें? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, कॉमा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ये क्लासिफाई नहीं कर पाए थे कौन यूकैरियोट है, कौन प्रोकैरियोट है, या फिर कौन कौन यूनिसेलुलर है, कौन कौन मल्टीसेलुलर है, या फिर कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है और कौन फोटोसिंथेसिस नहीं। इस क्लासिफिकेशन में, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ें इनकी रह गई। अब सीधी बात है भाई, आप यूकैरियोट्स को भी और प्रोकैरियोट्स को सबको एक साथ ही फिट करो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो है ही नहीं सिमिलर, फिर भी उनको आप साथ रख रहे हो, तो ये तो दिक्कत की बात है। क्लियर है? तो अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आप लोग जानते नहीं होंगे, शायद कुछ जानते भी होंगे, तो जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। यूकैरियोट्स बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, और प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन लेस, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, या और भी ऑर्गेनिल्स होते हैं वो सब मेम्ब्रेन लेस, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट्स एक तरीके से मान लो पुराने वाले और यूकैरियोट्स एडवांस वाले। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के पास क्या मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं करके। तीसरा फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें भी ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए, तो इनके क्लासिफिकेशन को फर्दर डिस्कार्ड कर दिया गया। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन and was easy to understand. In spite, a large number of organisms did not fall into either category. Hence, 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एक प्रॉपर तरीका नहीं था, अच्छा तरीका नहीं था जिससे हम
हर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, क्योंकि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिल रहे थे जो ना प्लांट किंगडम में फिट हो रहे हैं ना ही एनिमल किंगडम में फिट हो रहे हैं। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को इनएडिक्वेट मान के हटा दिया गया। क्लियर है? तो उस टाइम पे फिर और साइंटिस्ट अपने अटेम्प्ट पुट कर रहे थे, तो देखा गया कि केवल भाई मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे या कुछ 2-3 कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। हमें एक ब्रॉडर व्यू चाहिए, बहुत डिस्टिंक्टिव तरीके से अपन के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे हाँ हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आएगा। क्लियर है? तो अच्छे तरीके से क्लासीफाई करने के लिए हमें ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। तो वही है, अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब केवल मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें और भी कैरेक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे, तभी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बनेगा। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे मैं वो मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, याद करने आपको। जो कैरेक्टर्स थे किसके अलावा, मॉर्फोलॉजी के अलावा, जो हमें देखने चाहिए, पहला कैरेक्टर सेल स्ट्रक्चर, क्या सेल स्ट्रक्चर। दूसरा कैरेक्टर नेचर ऑफ वॉल, किसका नेचर, वॉल का नेचर। क्लियर है? तीसरा कैरेक्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा कैरेक्टर हैबिटेट। पांचवा कैरेक्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सिक्स्थ कैरेक्टर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन सा नंबर हो गया, सिक्स्थ। क्लियर है? तो ये 6 कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हमें देखने पड़ेंगे, केवल मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन कैरेक्टर्स को अगर हम और देखते तो हम और अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते थे। क्लियर है? तो वही लिखा है आगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म have hence undergone several changes over time। तो इसी वजह से, क्योंकि और आगे आने वाले साइंटिस्ट कुछ इनके कैरेक्टर्स को भी देखना शुरू हो गए, तो इस क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन होते चले गए। ठीक है? दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो आगे जितने भी सिस्टम डेवलप हुए बहुत सारे, उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम तो फिक्स रहा है कि हर सिस्टम जो भी साइंटिस्ट आ रहा था वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को कांस्टेंट लेके चल रहा था, बट ये थे और किंगडम वो बढ़ाते चल रहे थे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा था उन्हें तो। क्लियर है? बट प्लांट और एनिमल किंगडम ये दो ऐसे किंगडम थे जो शुरू से लेकर अभी तक कांस्टेंट है, क्योंकि 5 किंगडम जो एडवांस है सबसे ज़्यादा, उसमें भी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट रहे, बट कुछ किंगडम आते गए और कुछ किंगडम जाते भी गए, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी थी। बट प्लांट और एनिमल किंगडम ये दो ऐसे किंगडम है जो एंड तक टिके रहे। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ। The plant and animal kingdom have been constant under all different systems. The understanding of what group or organism be included under these kingdom have been changing. But जो processes थे या फिर जो criteria थे कि हम organisms को कैसे include करें किसी particular group में, वो time to time बदलते जा रहे थे। दूसरी बात, the number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time। तो जो बाकी के और भी किंगडम डेवलप हुए, तो हर साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू पुटअप किया कि इसके अंदर इस टाइप के नेचर के ऑर्गेनिज्म आएंगे, या इसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कम ऑर्गेनिज्म है। तो ये है साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट जो डेवलपमेंट चल रहे थे वो वैरी करते गए। क्लियर है? एक बार में कोई पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं निकल गया पाया। तो ये बहुत लंबे टाइम का प्रोसेस था जो चेंज हो रहा था क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे साइंटिस्ट, वो भी एप्लीकेशन में आ रहे थे, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन चल रहे थे उस दौरान में। क्लियर है? कोई किंगडम जनरेट हुआ, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिर बाद में जाके पता लगी ये भी गलत है, तो नए नए और किंगडम्स डेवलप हुए, वो भी पता लगी गलत है, फिर और क्राइटेरिया आए, फिर बेसिस पे देखा और फिर दिक्कत आ रही, पता लगी ऑर्गेनिज्म को उठा के दूसरे किंगडम में डाल दिया और कैरेक्टर्स चेक किए, तो फिर पता लगी वो वापस से अपने किंगडम में लाके गलत जगह पहुंच गया था। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते गए और नंबर ऑफ किंगडम्स वैरी करते गए, ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर किंगडम में वैरी करते गए, नेचर वैरी करता गया, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, बट 2 किंगडम एंड तक टिके रहे। कौन कौन से? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, चाहे कितने ही वेरिएशन हो गए। क्लियर है? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ उनके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे वो वैरी कर गए, बट किंगडम वहीं की वहीं थे कि वो दोनों किंगडम हर सिस्टम के साथ आ ही रहे थे। क्लियर है? चले आगे।
ये टेबल से पहले अब मैं डायरेक्ट फाइनल बता रहा हूँ, फिर मैं टेबल पढ़ाऊँगा आपको, क्लियर है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन जैसे जैसे चल रहे थे और लास्ट में कौन आए, जो अभी मैंने बताया जिसका सिस्टम अभी तक फॉलो होता है, RH विटेकर। तो 1969 में RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया या उसको बताया, पब्लिश करवाया, क्लियर है। क्या प्रपोज किया उन्होंने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लियर है। तो ये सबसे एडवांस है जो अभी भी फॉलो होता है। तो RH विटेकर साहब ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम कौन कौन से थे वो देखिए। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। वापस से दोनों आ गए, क्लियर है। तो इनके अकॉर्डिंग ये 5 किंगडम थे जिन्हें इन्होंने डिस्क्राइब किया। अब किस बेसिस पे इन्होंने बनाए ये 5 किंगडम, वो क्राइटेरिया भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड क्या क्या थे, सेल स्ट्रक्चर पहला, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी किस तरीके से अपीयर होती है, कैसी दिखती है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा, क्लियर है, रिप्रोडक्शन चौथा, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कौन से रिलेशन, इवोल्यूशनरी कहते हैं, एक ही बात है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया थे जिस बेसिस पे RH विटेकर साहब ने ये 5 किंगडम डेवलप किए, क्लियर है, इन्हें डिफाइन किया, क्लियर है, इनका पूरा डिटेल्ड अकाउंट एक्सप्लेन किया, क्लियर है। गिव अ कंपैरेटिव, अच्छा ये टेबल की बात कर दी, क्योंकि टेबल में बेटा वही कैरेक्टर्स मेंशन कर रखे हैं जो RH विटेकर साहब ने ऑब्जर्व किए थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, वहाँ पे उन्होंने डिटेल वर्जन बताया कि किस में क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्व होती हैं। इन टेबल 2.1 गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम, उसमें डिफरेंस दिखाया, अभी इसकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले टॉपिक कंप्लीट करा दूं, क्लियर है। तो ये 5 कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे RH विटेकर साहब ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या थोड़ी बहुत गलतियाँ भी थी, पर असल में कम ही थी, हम लोगों ने फिर भी उसको कंसिडर कर लिया है क्योंकि प्रॉपर तरीके से बाकी कैरेक्टर मैच कर रहे थे। देखिएगा, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system। तो कुछ issues भी थे, कुछ अच्छे अच्छे consideration भी देखने को लगे, कुछ नए नए चीज़ें हमें समझने में मिली, क्लियर है। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, जो पहले के क्लासिफिकेशन थे इनसे पहले के, उनके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन के बाद ही बना इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले जो गलतियाँ हुई थी वो इनके किंगडम ने सुधार दी, तो वही चीज़ अब कंपैरेटिव टर्म में समझाऊंगा मैं आपको, क्लियर है। जो पहले के क्लासिफिकेशन थे विटेकर साहब से, उन्होंने बेटा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनको एक साथ रख दिया। फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्या क्या, बैक्टीरिया, एक सेकेंड रुकिएगा, क्या क्या थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सबको इन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया प्लांट्स के साथ, क्लियर है, पहले क्लासिफिकेशन में। बट विटेकर साहब ने इन्हें अलग कर दिया। पहला जो क्लासिफिकेशन थे उन्होंने बैक्टीरिया ले, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, सबको इकट्ठा एक ही किंगडम में रख दिया, प्लांट किंगडम में। और वो भी किस बेसिस पे, वो जो कैरेक्टर था, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। केवल इस बेसिस पे मात्र कि इन ऑर्गेनिजम्स की सेल के पास सेल वॉल है, बस इसी बेसिस पे इन सबको किसने, पुराने जो क्लासिफिकेशन थे उन्होंने साथ में रख दिया। बट केवल एक कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम सारी चीज़ें बात नहीं कर सकते। केवल एक सेल वॉल प्रेजेंट होने के बेसिस पे हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को भाई प्लांट्स के साथ नहीं रख सकते। तो इसीलिए बाद में जब इनका क्राइटेरिया आया तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल डिफरेंट है भाई, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी के सारे यूकैरियोट्स हैं। देख, बैक्टीरिया ले ले चाहे साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों किस में आते हैं मैं मेंशन कर देता हूँ किंगडम, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग। चाहे बैक्टीरिया है जितने भी पुराने, और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब मोनेरा में आते हैं,
और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। कैसे हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स हैं जिनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है। वहीं पे अगर मैं फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इनकी मैं बात करूं तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है। तो भाई एक यूकैरियोट को हम प्रोकैरियोट के साथ कैसे रख सकते हैं? इम्पॉसिबल चीज़ है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। क्लियर है? तो फंजाई को रखा गया किसमें? फंजाई में, किंगडम में। मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स इनको रखा गया प्लांट किंगडम में। क्लियर है? फंजाई भी डिफर करती है बेटा प्लांट से। क्लियर है? फंजाई किंगडम अलग बनाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। मॉसेस हो गए ब्रायोफाइट्स आपके, फर्न्स हो गए टेरिडोफाइट्स आपके, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जानते होंगे। क्लियर है? तो इन सबको अलग किया गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों सब लोग आपस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बट पहले क्लासिफिकेशन ने सबको एक साथ लपेट दिया, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे कोई प्लांट हो, उन सबको एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, जो कि गलत था। तो और किस बेसिस पे? मात्र एक कैरेक्टर के बेसिस पे। किसकी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इस बेसिस पे रख दिया। ये तो गलत है ना। तो वही बोला है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर्स। तो ये काम जो केवल सेल वॉल के बेसिस पे रख दिया, ये डिफर बाकी जो कैरेक्टर्स थे उनमें जो डिफरेंस था उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते, बट फिर भी पुराने क्लासिफिकेशंस ने इन्हें एक साथ रख दिया। तो ये क्राइटेरिया तो गलत है। तो वही लिखा कि पुराने क्लासिफिकेशन ने जो बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से रिजेंबल करते ही नहीं है बाकी कैरेक्टर में, केवल सेल वॉल को छोड़ के, बाकी कैरेक्टर्स भी तो देख लें भाई। तो फिर भी आपने ये तो क्राइटेरिया गलत था कि आप केवल सेल वॉल के बेसिस पे उन्हें रख दो, और भी आपको कैरेक्टर्स चेक करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल इनसे अलग है वो बाकी कैरेक्टर्स में। तो वही लिखा है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे ग्रुप्स को इन्होंने साथ में रख दिया जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे थे बाकी के कैरेक्टर्स में। चले आगे। तो आगे लिख रहा हूँ, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। अभी मेंशन किया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे थे? प्रोकैरियोटिक। फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक। तो ये बहुत बड़ा इनका क्या था? डीमेरिट या फिर बहुत बड़ी गलती थी पुराने क्लासिफिकेशंस की। क्लियर है? जिन्होंने एक प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक की तरह मेंशन करके एक साथ रख दिया, ये तो गलत है ना भाई। क्लियर है? आगे देखिए, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखा गया एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को इन्होंने साथ में रख दिया। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर था, स्पाइरोगैरा मल्टीसेलुलर होते हैं। इन दोनों को बेटा एक साथ रख दिया गया किसके अंदर? एल्गी के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी भाई। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग हैं, तो कैसे आप एक ही साथ रख सकते हो इन दोनों को? बिल्कुल नहीं रखा जाएगा एक साथ। क्लियर है? तो ये भी बड़ा गलती थी। दूसरा, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो ये जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसने ये भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि फंजाई और जो हेटेरोट्रॉफिक हैं उनको प्लांट्स के साथ जो कि ऑटोट्रॉफिक थे सिमिलर साथ में रख दिया। तो ये भी एक डिमेरिट या फिर गलती थी। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। जबकि ये भी था कि उनकी वॉल थी तो सही, बट वो भी डिफरेंट थी नेचर में वॉल, क्योंकि फंजाई की वॉल बेटा काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की वॉल बेटा सेलुलोज की बनी होती है। तो भाई आपने तो सेल वॉल मान के क्राइटेरिया रखा था ना उनको साथ में, बट इनकी सेल वॉल भी डिफर कर रही है, फिर भी आपने इनको साथ में रखा पुराने क्लासिफिकेशन में। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो वही है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो छोड़, उसकी सेल वॉल भी डिफर कर रही थी, फिर भी फंजाई और प्लांट्स को साथ में रखा गया, ये तो गलत है। क्लियर है? द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कॉम्पोजिशन। जैसे फंजाई में क्या मिलती है अपन को? काइटिन देखने को मिलती है सेल वॉल में। फंजाई के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? उनके अंदर जो सेल वॉल में मिलती है काइटिन। वहीं पे अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो उनकी सेलुलोजिक होती है, उनकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। क्लियर है? कैसी सेल वॉल थी? सेलुलोजिक। क्लियर है? तो ये जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे थे एक दूसरे में, उनको साथ में रख दिया पुराने क्लासिफिकेशन में, बट आर एच विटेकर साहब ने इन सब की गलतियां सुधार दी। तो आगे देखिए, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड
द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई। तो फंजाई वो वाले कैरेक्टर जो काइटिन वगैरह देखे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा और भी कैरेक्टर्स देखे, तो फंजाई को एक अलग ही किंगडम बना दिया गया फंजाई का, क्या किंगडम फंजाई के नाम से। क्लियर है, चले आगे। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। और जितने भी प्रोकैरियोटिक पुराने जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको सबको फिट कर दिया किसमें, किंगडम मोनेरा में। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक अलग किंगडम में रख दिया गया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। ध्यान से देखिएगा, तो फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, पूरा किंगडम फंजाई। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए किंगडम बना दिया गया मोनेरा। और जो यूकैरियोटिक तो थे पर यूनिसेलुलर थे, उनके लिए किंगडम बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर है, किंगडम प्रोटिस्टा। चले आगे, तो आगे देखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। क्या ये चारों के चारों यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले किसमें थे, प्लांट किंगडम में, वो भी एल्गी के अंदर, और पैरामीशियम और अमीबा जो कि पहले किसमें थे, एनिमल किंगडम में। तो ये दोनों एनिमल है भाई एक तरीके को, ये दोनों प्लांट को रिजेंबल कर रहे हैं, बट फिर भी इनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। क्यों? क्योंकि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में जितने सूट नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा तो यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे जब हमने इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। क्लियर है, तो असल में प्रोटिस्टा को हम सिंथेटिक किंगडम के नाम से भी जानते हैं। क्या? सिंथेटिक किंगडम के नाम से भी जानते हैं, बस जनरल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। वहीं पे जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला तो प्लांट है, पैरामीशियम अमीबा एनिमल है, बट भाई केवल यही नहीं और भी कैरेक्टर्स देखोगे तो और कैरेक्टर्स में ये पता लगी चारों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे थे। तो इन्हें अपने रेस्पेक्टिव जो पुराने क्लासिफिकेशन के किंगडम थे उनमें से बाहर निकाला और किंगडम प्रोटिस्टा में पटक दिया गया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, क्योंकि बाकी के जो मेजर कैरेक्टर्स थे वो देखे तो इन चारों में वो सिमिलर मिल रहे थे, जैसे कि हमें किंगडम प्रोटिस्टा के लिए चाहिए। चले आगे, तो वही लिख रहा हूँ। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lacked cell wall। क्लियर है, तो किंगडम प्रोटिस्टा ने क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया जो एक दूसरे के रिजेंबल नहीं कर रहे थे, बट केवल सेल वॉल कैरेक्टर में तो रिजेंबल नहीं कर रहे पर बाकी कैरेक्टर में तो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोई गलत नहीं है कि किंगडम प्रोटिस्टा में इन्हें चारों को रख दिया गया। चले आगे लिखते हैं। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom। कैसे? इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में ले आए। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर पुरानी क्लासिफिकेशन में जो कि डिफरेंट किंगडम्स में थे, जैसे अभी दिखाया मैंने आपको, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला, वहीं पे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम एनिमल किंगडम था और क्लामाइडोमोनास क्लोरेला प्लांट किंगडम था। तो हो गए डिफरेंट किंगडम के, बट अब उन्हें किसी एक किंगडम में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। क्लियर है? दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज चेंज्ड। मतलब ये हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अब थोड़ा ब्रॉड हो गया और भी कैरेक्टर्स हम लोग ऑब्जर्व करने लग गए। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये जो चेंजेस हैं वो आगे आने वाले टाइम में भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हम लोग और डिफरेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऑब्जर्व करेंगे। तो इसीलिए ये किंगडम में चेंजेस होना डेफिनेटली आगे वाले टाइम में भी होंगे। क्लियर है? ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। मतलब अब टाइम के साथ जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं, लोग बाग नए नए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, कैरेक्टर्स पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे केवल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज ही काफ़ी नहीं है, हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखनी पड़ेगी। तो वही लिखा है, over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarity
बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखनी पड़ेगी। अब इस चैप्टर में बच्चों अपन पढ़ाने जाएंगे केवल 3 मेजर किंगडम, क्लियर है। तो अब केवल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव ही काफ़ी नहीं है, आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखने पड़ेंगे, क्लियर है, कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम किस ग्रुप में रखें, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, क्लियर है। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फ़ायदे भी हुए, थोड़े नुकसान तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, बस एक ही कैरेक्टर में अगर डिफरेंट है पर बाकियों में तो सिमिलर है तो हम मान सकते हैं, क्लियर है। तो वही मैंने बोला, थोड़े अपोज करने वाले आएंगे तो उसको सपोर्ट करने के लिए चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे प्रोटिस्टा में बहुत बड़ा इशू आया था कि प्लांट और एनिमल को हम साथ में कैसे रख सकते हैं। भाई एक ही कैरेक्टर तो डिफर कर रहा है प्लांट और एनिमल में, पर ये यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बाकी तो इतने सारे कैरेक्टर सिमिलर मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं रखेंगे हम, क्लियर है। तो यही चीज़ है, केवल एक कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत या रिप्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं है, हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी अब देखने पड़ते हैं, क्लियर है। अब इस चैप्टर में बच्चों मैं पढ़ाने जाऊँगा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, मेन जो है विटेकर सिस्टम के द्वारा दिए गए हैं, RH विटेकर साहब ने दिए हैं, क्लियर है। तो देख लो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ेंगे मोनेरा के पढ़ाऊंगा, प्रोटिस्टा के, फंजाई के पढ़ाऊंगा, ऑफ द RH विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर है। मेन तो प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के लिए अलग ही चैप्टर बना दिए गए, ये भी RH विटेकर साहब नहीं बनाए थे, ठीक है। रिफर्स टू एज प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, क्लियर है। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, मेंशन भी है 3rd और 4th में पढ़ेंगे, क्लियर है। इसमें एक चीज़ और पढ़ाऊंगा वायरस वगैरह के बारे में, क्लियर है। ये 3 तो किंगडम पढ़ेंगे। अब वायरस को बिल्कुल ही अलग रखा गया है, किसी किंगडम में नहीं पुट किया हमने उसे, ना वो एनिमल है, ना वो प्लांट है, ना कुछ और है, क्लियर है। असल में लिविंग भी है, वो बहुत बड़ी बात मान लेते हैं अपन, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं अब पहले टेबल बता दूँ आपको, वो जो टेबल थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें दिखा दूँ। देखो कितना मस्त सा डायग्राम है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है, गारंटी है। तो इसमें कैरेक्टर्स भी दे रखे हैं आपको बच्चों, और भी सारी चीज़ें मैंशनड है। देखो कैरेक्टर्स ये रहे, किंगडम ये रहे, 5 किंगडम लिखे हैं, 5 किंगडम्स। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पहला कैरेक्टर सेल टाइप, कैसा है सेल, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। मोनेरा ही केवल ऐसा है प्रोकैरियोटिक, बाकी सब देख लो यूकैरियोटिक सेल है। दूसरा क्लासिफिकेशन या दूसरा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया था विटेकर साहब ने, और भी डिटेल में है। सेल वॉल कैसी है, नॉन सेलुलर, मतलब केवल केमिकल्स की बनी होगी, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड्स इनकी बनी होती है, बिना सेल की होती है, क्लियर है। सेल वॉल नॉन सेलुलर है। दूसरी किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है, प्रोटिस्टा में, फंजाई में प्रेजेंट हर जगह, पर ये सेल वॉल काइटिन की होती है, ना कि सेलुलोज, तो लिख दिया विदाउट सेलुलोज, मतलब क्या प्रेजेंट है, काइटिन प्रेजेंट है, ना कि सेलुलोज, क्लियर है। प्लांट में प्रेजेंट रहती है, और कैसी है, सेलुलोजिक है। एनिमल्स में एब्सेंट है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो सेल वॉल इसमें होती तो है पर वो नॉन सेलुलर है, पॉलीसैकेराइड की और अमीनो एसिड की बनी होती है। इसमें प्रेजेंट है, किसी किसी में मिलती है। इसमें प्रेजेंट होती है, सेलुलर भी होती है, बट विदाउट सेलुलोज, मतलब होती काई की, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। पर प्लांट्स में ये प्रेजेंट है पर वो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में तो होती ही नहीं, आप में हम में नहीं मिलेगी। तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सीधी बात है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट से पता लग गया। प्रोकैरियोटिक एब्सेंट होती हैं, बाकी सब में प्रेजेंट है, क्लियर है। चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्या है। मोनेरा सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल होता है। प्रोटिस्टा ये भी यूनिसेलुलर है। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ कुछ लूज टिश्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू भी फॉर्म में भी दिखते हैं और मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हैं। प्लांट में टिश्यूज और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। एनिमल्स में टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट, हमारे अंदर टिश्यूज भी, ऑर्गन्स भी और हमारे पूरा ऑर्गन सिस्टम भी है। पर प्लांट में टिश्यूज और ऑर्गन्स, प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल नहीं। डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नहीं जीआईटी होती है, नहीं भाई, केवल ऑर्गन मिलते हैं, टिश्यूज मिलते हैं, पर कोई सिस्टम नहीं है। एनिमल्स में टिश्यू भी मिलते हैं, ऑर्गन मिलते हैं, पूरा सिस्टम मिलता है। तो एडवांसमेंट होता जा रहा है, पहले यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर टिश्यूज मिलने लग गए, फिर ऑर्गन मिलने लगा, और एंड में तो सिस्टम बन गए पूरे, क्लियर है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सारे कैरेक्टर डिस्कस नहीं करें, कुछ ही करें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब किस में कौन सा मोड है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होते हैं बच्चों, और वो भी दोनों टाइप के,
केमिकल से भी बना लेते हैं और लाइट से भी। तो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं बच्चों ये, और फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है, दोनों टाइप के ऑटोट्रॉफिक नेचर मिलता है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी होता है किसी किसी का, और हेटेरोट्रॉफिक में भी दो क्राइटेरिया, या तो सैप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट। सैप्रोफाइट जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे खाते हैं, और पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी कौन कौन से, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। इसमें हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन से, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, दोनों काम, डेड और डिकेइंग पे भी, और जिंदा आदमी को भी, जिंदा आदमी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी फीड कर सकते हैं। प्रोटिस्टा ये केवल नहीं, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में इनमें मिलता है फोटोसिंथेटिक, स्पेशल क्राइटेरिया। इसमें क्या, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक, ये कीमोसिंथेटिक नहीं होते। और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी मिलता है। कैसा नेचर, हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई में ये केवल हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और उसमें भी कैसा कैरेक्टर होता है इनका, या तो सैप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे, मतलब सैप्रोफिटिक नेचर, डेड डिकेइंग, या पैरासिटिक लिविंग पे खाते हैं। प्लांट्स सब बच्चे जानते हैं बचपन से, ऑटोट्रॉफिक, वो भी फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेटिक। हम लोग कौन हो गए, हेटेरोट्रॉफिक हैं हम लोग। कैसे हैं हम लोग, फूड खुद का नहीं बनाते, बना हुआ खाते हैं। तो दोनों मटीरियल, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब पूरा अंदर जैसे खाते हैं, मुंह से खाना, फिर डाइजेस्ट होना, एसिमिलेट होना, पूरा होलोजोइक। जब कोई चीज़ फीड करते हैं, खाना मुंह से खाने को कहते हैं होलोजोइक, कंप्लीट इंजेस्ट करना उसे। क्लियर है। और सैप्रोफिटिक, डेड और डिकेइंग। हम लोग नहीं है, और कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो डेड और डिकेइंग पे खाना या फीड करता है। क्लियर है। मेरे ख्याल से ये सारे पांचों के पांचों कैरेक्टर्स क्लियर होंगे। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रटनी है ये पूरी टेबल, गारंटी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ध्यान देने की होती है बच्चों एनसीईआरटी में। क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको पांचों के पांचों कैरेक्टर, ये किसके बेसिस पे, आर एच विटेकर साहब के केसेस पे थे। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मेथड्स नहीं दे रखे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यहाँ पे इस टेबल में डिस्कस करने लायक नहीं, वो पूरा टॉपिक ही अलग है, मस्त। क्लियर है। और भी कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किसके परदादा या पूर्वज कैसे थे, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। मेन जो 5 कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको टेबल में मेंशन कर दिए हैं। क्लियर है बच्चों। अब मैं शुरू करूंगा अगले सेशन में, ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ इंट्रो की तरह। क्लियर है। अगले सेशन में जो मैं बात करूंगा किंगडम मोनेरा पे। क्लियर है। एक एक करके लेंगे पूरे किंगडम, क्योंकि डिटेल में मेरे को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें बच्चों। समझ में आया इतनी मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप सभी से। अगर आया तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना जिसको ज़रूरत है समझने की, जो नहीं पढ़ पा रहा है किसी वजह से। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। और मेरी वीडियोस को कम से कम 5-10 बार देख लेंगे तो बहुत है, मोर देन इनफ। और जब भी मेरी वीडियोस देख रहे थे आप, तो कृपया करके एनसीईआरटी ओपन करके बैठा करें। क्लियर है। जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ, नोट करता हूँ, वो सब आप कॉपी कर सकें। क्लियर है। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।